नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी? नेबुलर हाइपोथेसिस और रिवाइव किसने की थी? लैपलेस ने। और बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? लेमेटर एंड एडविन। हबल। व्हाट इज वोयाजर 2? तीन टाइप की गैलेक्सीज कौन कौन सी हैं? और बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन कौन करेगा? गर्व करेगा? क्यों? पता है? वैसे पता है? कौन बताएगा? बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कौन करेगा? कोई नहीं है? क्या हुआ? राजदीप करेगा एक्सप्लेन? क्या हुआ था बताओ बिग बैंग थ्योरी में? किसमें? हाँ फिर उसके बाद यूनिवर्स में हो क्या रहा है उसके बाद? एक्सपेंड। हाँ ठीक, यही है, बस तीन ही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? हाँ और पुलकित बताओ क्या हुआ था बिग बैंग? हाँ बताओ बताओ। नहीं, नेबुलर हाइपोथेसिस। उठ बताओ। उसके बाद इसका नंबर बताओ। ले जाना। बिग बैंग थ्योरी बता दो। सर इस हाँ सर बताओ बताओ। लेमेटर बताया था कि यूनिवर्स में एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से पहले यूनिवर्स बना दिया, ब्लास्ट हुआ, उससे यूनिवर्स बना था। ये बताओ, नेबुलर हाइपोथेसिस यूनिवर्स ओरिजिन थ्योरी है या फिर बिग बैंग यूनिवर्स ओरिजिन थ्योरी है? पक्का? तो नेबुलर हाइपोथेसिस किसकी थ्योरी है? ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थ एंड सोलर सिस्टम ना। बैठ जाओ, ठीक है। यहां पहुंचे हुए हम। ये हो गया था, ठीक है ना। बेसिकली फॉर्मेशन जो हुआ था हमारा इनिशियली बिग बैंग थ्योरी में, जब हम बता रहे हैं कि इनिशियली पार्टिकल सब स्कैटर हो गए,
और वो पार्टिकल्स जो बहुत स्मॉल थे जब आपस में आके मिले तो पहला एटम बनाने के टाइम के लिए भी, चाहे हाइड्रोजन ही बनाना हो या हीलियम ही बनाना हो, उसमें भी उनको 3 से 4 लाख साल लग गए थे। लगभग 3 लाख साल लगे थे रोटेट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक नजदीक आते हुए, ताकि वो एक एटम बना पाए। और उसके बाद कैसे धीरे धीरे हुआ तो एक एटम बना, फिर 2 बने, फिर 3 बने, इस टाइप से आगे चलता गया। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स इन दी हमारा यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी में। ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्कैटर्ड पार्टिकल हैं, प्लाज्मा बना है, देन उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे, वो रोटेट करते हुए दोनों आपस में मिक्स होंगे, फ्यूजन होगा वेल बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जाकर के फिर बिटवीन 2 पार्टिकल्स या फिर 2 एटम्स में भी फ्यूजन होगा, हीलियम बनेगा, और उसके बाद सन का हम राइज देखेंगे इसमें। ठीक है ना, सन की बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बात काम करता है, फ्यूजन पे या फिशन पे? फ्यूजन पे। क्या होता है फ्यूजन? 2 एटम मिला करके एक बन जाए, दैट इज फ्यूजन। और सन में क्या होता है बेसिकली? फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन मिक्स होकर के क्या बन रहे हैं? हीलियम बन रहे हैं। दिस इज अ फ्यूजन प्रोसेस। और उस टाइम पे जो चल रहा था दैट वाज फ्यूजन, उसी से हमारा एनर्जी इतनी निकलती है। अभी जो हमारे जो एटम बॉम्ब वगैरह होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फ्यूजन पे या फिशन पे? फिशन पे काम करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं और एक वो चेन क्रिएट हो जाती है और वो ब्रेक होते रहते हैं लास्ट तक। ठीक है, अभी कोशिश चल रही है कि हम फ्यूजन को प्रोसेस को बना करके एक आर्टिफिशियल सन बना पाए, क्योंकि फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी ज्यादा निकलती है बजाय की फिशन से। फिशन की बजाय एनर्जी किससे ज्यादा निकलती है, और इसीलिए वर्ल्ड में अभी एक आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश चल रही है कि हम हमारी अर्थ पे एक ऐसा आर्टिफिशियल सन बना लें, फ्यूजन प्रोसेस को क्रिएट करके और उस प्रोसेस को कंट्रोल करके, कि अर्थ के ऊपर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारी वहीं से पूरी हो जाए। तब ये चल रहा है इंडिया में, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें इंडिया भी एक पार्टी है। इंडिया भी अपनी तरफ से बहुत सारा योगदान दे रहा है साइंटिफिकली, और बहुत सारी चीज़ें बना करके वहाँ पहुँचा रहे हैं। ठीक है, और चाइना अपना अलग ही बना रहा है। चाइना बोल रहा है नहीं हम अलग बनाएंगे आर्टिफिशियल सन, तो चाइना के अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ठीक है, तो एक आइडिया होना चाहिए कि वो किस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो वो फ्यूजन के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सन जैसी एनर्जी क्रिएट कर पाना वो पॉसिबल है थ्रू फ्यूजन, नॉट फिशन। ठीक है ना, फिशन में उतनी एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। तो इनिशियली जब हमारा बिग बैंग हुआ, उसके बाद फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुई और हमने बहुत सारे फॉर्मेशंस ऑफ स्टार देखे, कितने सारे स्टार फॉर्म हुए, देन सन भी उसमें से एक है। ठीक है, तो ये था। फिर गैलेक्सीज हमने पढ़ी, जहाँ पर सेंटर में बल्ज होता है, फिर डिस्क होती है और हैलो, और क्या होता है तीसरा? हैलो होता है ना। हाँ, 3 चीजें थी गैलेक्सी में, क्या क्या था? बल्ज, हैलो और डिस्क था। ठीक है, और फिर हमने अर्थ की पोजीशन देखी थी विद इन द मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? गैलेक्सी का नाम पूछो, मिल्की वे। उसकी कौन सी आर्म में सोलर सिस्टम हमारा? ओरियन। ठीक है, ओरियन आर्म में हमने देखा था कि मिल्की वे की ओरियन आर्म में सोलर सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज ये पढ़ना है। हाँ, वैसे बता चुका हूँ, पढ़ना तो है। चलो फुल स्टार्ट। हाँ पढ़ो। यश ने पढ़ लिया? पढ़ लिया? हो गई? नहीं, पढ़ लिया था, पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। आप इधर से शुरू करो। हाँ कोई बात, ठीक है। In fact, the stars, planets, and galaxies that can be detected make up only 4% of the universe, according to astronomers. The other 96% of the substances in the universe cannot be seen or easily understandable. ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है या डिटेक्ट जिसको हमने किया, डिस्कवर जो हम कर पाए हैं, दैट इज ओनली 4%। 96% अभी तक हमने कुछ ना तो उसके बारे में पता है, ना उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो 96% यूनिवर्स अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं, जो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली 4% ऑफ दैट। ठीक है, तो 96% अभी भी बहुत सारा आउटर में है। तो कितना बड़ा यूनिवर्स होगा इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमने देखा कि सीरियस जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है इन द नाइट स्काई, वहां तक पहुंचने के लिए भी 3 लाख साल से ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, तो वो तो ऑब्जर्वेबल में आ रहा है। उसके बाद कितना नॉन ऑब्जर्वेबल में है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं इससे। ठीक है, तो दिस इज इनफैक्ट द स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज दैट कैन बी डिटेक्टेड कैन मेक अप ओनली 4% ऑफ द यूनिवर्स। जो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जो डिस्कवर कर पा रहे हैं, वो सिर्फ 4% है यूनिवर्स का। क्या हुआ? हंसी आ रही है, बताओ। हाँ, according to astronomers, the other 96% of the substances in universe cannot be seen or easily understandable. यानी 96% of the universe ना तो देखा गया है, ना उसको समझ सकते अभी, जितनी नॉलेज है उस हिसाब से। ठीक है, that is made up of dark matter and dark energy. किस चीज से बना हुआ है? डार्क मैटर। What is dark matter and what is dark energy? डार्क मैटर के बारे में मैंने बताया था। डार्क मैटर कौन सा है? जो ना लाइट के लिए कोई रिएक्शन ही नहीं उनका, ना तो एब्जॉर्ब कर रहे ना रिएक्ट कर रहे, इसलिए दिखते ही नहीं हो। हमारे स्पेस में मैटर है लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि लाइट से कोई रिएक्शन ही नहीं उनका। ना तो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। देन व्हाट इज डार्क एनर्जी? डार्क मैटर तो बता दिया था। व्हाट इज डार्क एनर्जी? डार्क मैटर बेसिकली गैलेक्सीज को साथ में रखता है। गैलेक्सी के अंदर जितने सोलर सिस्टम है उन सबको कंट्रोल में रखता है, उनको साथ साथ घुमाए रखता है। तो डार्क मैटर बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल का काम कर रहा है एक तरीके से। अगर हम देखें, मैं बहुत एब्सर्ड सा एग्जांपल दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल पुल नहीं बोलना चाहिए यहां पर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गैलेक्सीज को साथ रखने के लिए जो जिम्मेदार है दैट इज डार्क मैटर, और जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है दैट इज डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक्सपेंड कर रही है और डार्क मैटर साथ में रख रहा है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ये दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है ये है। डार्क मैटर इज रिक्वायर्ड किस लिए? ताकि साथ रख पाए हम गैलेक्सीज को, प्लैनेट्स को। और डार्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड किस लिए? बिग बैंग थ्योरी के लिए, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के लिए। तो डार्क एनर्जी एक्सपेंड कर रही है यूनिवर्स को और डार्क मैटर साथ रखे हुए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। इन दोनों का मतलब क्या है? ठीक है, चलो यहां हम पढ़ेंगे डार्क एनर्जी के बारे में। हाँ, पढ़ो आगे। The new measurement technique called gravitational lensing confirmed the age of universe and the strength of dark energy. Dark energy is responsible for the accelerating expansion of the universe. Scientists use gravitational lensing to measure the distances light travels from a bright active galaxy to the Earth and some details of this expansion. ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम यूनिवर्स की एज का पता लगा पाए। और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, उससे पहले हमें ग्रेविटेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, पुल या पुश की फोर्स होती है ना, ये फोर्स है पुल की। अब अगर ये फोर्स है तो सन से निकली हुई ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ तक इतनी दूर तक काम करेगी? इतनी दूर तक क्या कोई फोर्स ऐसी हो सकती है जो इतनी दूर तक काम करे? इवन नेपच्यून और आप प्लूटो तक देखोगे तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। लेकिन आइंस्टाइन के पास जब ये क्वेश्चन गया तो आइंस्टाइन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी दूर तक कोई भी फोर्स काम करे। तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अलग ही एक रूप कहेंगे या फिर एक डिजाइन कहेंगे जो दिया, जो उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उन्होंने उस डिजाइन को प्रूव किया कि जो वो बता के गए वो सही है, जो बता के गए सही है। उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन उन्होंने बोला कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन इज बेंडिंग ऑफ स्पेस।
उन्होंने क्या बताया? ग्रेविटेशन इज, अब ये बेंडिंग ऑफ स्पेस क्या है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। और बेंडिंग ऑफ स्पेस कैसे फोर्स का काम कर रहा है वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। ये वो जंपिंग वाला जो प्लेटफॉर्म होता है, ट्रैम्पोलिन बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसका, ठीक है। तो ये जंपिंग वाला लगा के चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक साइड एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दो जिसका वजन है 100 केजी, और एक साइड ऐसे व्यक्ति को बैठा दो जिसका वजन है 10 केजी, ठीक है। होगा क्या? जहां 100 केजी वाला व्यक्ति बैठा है उस साइड क्या होगा? ये नीचे दब जाएगा, दबेगा ना। और जब ये नीचे दबेगा तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड होगा कि नहीं होगा? हमेशा हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन में मास जिसका ज्यादा होगा उसके पास ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास। वो ये है कि मास जिसका ज्यादा है वहां पर स्पेस बेंड हो जाएगा, और जब स्पेस बेंड हो जाएगा दूसरा अपने आप ही उस तरफ पुल हो जाएगा, दूसरा अपने आप ही उस तरफ। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी आइंस्टाइन ने, और जो प्रूव हो चुकी है। तो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। सिर्फ स्पेस बेंड नहीं हो रहा है, टाइम भी बेंड होता है, ठीक है। सिर्फ स्पेस बेंड नहीं होगा, क्या और क्या होगा? टाइम भी बेंड होता है। अब ये जो स्पेस और टाइम की बेंडिंग है, इसी से रिलेट करके हमने एक और नया कॉन्सेप्ट निकाला, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्या कॉन्सेप्ट निकाला? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज करके हमने एज ऑफ यूनिवर्स पता लगाई। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग में भी बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। किसका हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ये इस तरीके से चलता है, एक स्ट्रेट रे अगर हम देखें, कोई भी स्ट्रेट रे आ रही है, बीच में ब्लैक होल आ गया, तो इसको किस तरीके से क्रॉस करके दोनों साइड से लाइट निकल जाती है। तो उसमें ना जा करके, ये सीधा ना जा करके यहां पे दोनों साइड से निकल जाती है। दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का काम करता है। ये किसका काम करता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अगर हम अर्थ पे एग्जांपल दिया जाता है कि एक्चुअल सनसेट हो चुका होता है, लेकिन हमें उसके बाद भी सन दिखाई देता है, हमें उसके बाद भी सन दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। लेकिन वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है? जब तक बेंडिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? कहीं ना कहीं बेंडिंग ऑफ लाइट है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। लाइट बेंड हो रही है तभी तो हम देख पा रहे हैं उसको, है ना। वो कहीं ना कहीं मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन यूनिवर्स में ये बेंडिंग ऑफ लाइट बिटवीन गैलेक्सीज चलता है। जब भी कोई भी गैलेक्सी किसी ब्लैक होल को क्रॉस करती है तो उस टाइम पे ये फिनोमेना वहां पर होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। जैसे जब ग्रहण लगता है उस टाइम पे हमें रिंग दिखाई देती है प्लेनेट के चारों तरफ। वो लाइट एक्चुअल में आ नहीं रही है, वो बेंड होकर के हमें वो रिंग टाइप की फॉर्मेशन में दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, जब इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक रिंग टाइप बन जाएगी। ये लाइट है, पूरी रे ऑफ लाइट है जो ब्लैक होल को क्रॉस करेगी, इस टाइप से बेंड होना शुरू हो जाती है और फिर यहाँ पर रिंग टाइप फॉर्म हो जाता है। ऐसी रिंग बनती है जब हम ग्रहण के टाइम पे भी देखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का बोलते हैं। और इसी से उन्होंने अंदाजा लगाया यूनिवर्स की एज क्या होगी, कि जो बहुत दूर स्टार बैठा है वहां से यहां तक लाइट कितने दिन में पहुंच रही है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है। तो वहां से जो लाइट चली होगी वो यहां पर कब आ रही है, ये हमने कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल लेंसिंग से देखा कि वो बेंडिंग हो रही है तो किस स्टेज पे है, किस पे नहीं है। और वहां से हमने यूनिवर्स का एज अंदाजा लगाने की कोशिश की। तो यूनिवर्स का एज का पता लगाने के लिए हमने कौन सा टूल अपनाया? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो द न्यू मेजरमेंट टेक्निक कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग कंफर्म द एज ऑफ यूनिवर्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ डार्क एनर्जी। और इसी से हमें दूसरी चीज क्या पता लगी? स्ट्रेंथ ऑफ डार्क एनर्जी। अब ये डार्क एनर्जी क्या है समझ में आया? डार्क एनर्जी क्या है? जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को एक्सपेंड करने का काम कर रही है, वो एनर्जी जो यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। तो हमें एक्सपेंशन की स्ट्रेंथ पता लगी कि कितनी तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, और दूसरा हमें यूनिवर्स की एज भी पता लगी। और ये सब पॉसिबल है ड्यू टू
ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा, ठीक है। डार्क एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द, ये डार्क एनर्जी का एक्सप्लेनेशन है। डार्क एनर्जी से क्या हो रहा है? डार्क एनर्जी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए, और उसको और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए डार्क एनर्जी। साइंटिस्ट यूज ग्रेविटेशनल लेंसिंग टू मेजर द डिस्टेंसेस light traveled from a bright active galaxy to the earth and some details of its expansion। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज किया ये चेक करने के लिए जो सबसे दूर हमारी लाइट है वहां से यहाँ तक कब तक पहुंच रही है और उसमें कितना बेंडिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से उन्होंने एज पता लगाने की कोशिश की कि बीच में कौन कौन सी गैलेक्सीज आ रही हैं, क्या क्या आ रहा है। वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से दिस वाज मेड पॉसिबल, और उसी से हमने थोड़ा बहुत एक्सपेंशन के बारे में पता लगाया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज क्या किया है? टू फाइंड आउट एज ऑफ यूनिवर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ डार्क एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें किस चीज से पता लगी हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग से, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ? आगे चलें, ठीक है। ये बेसिकली पीछे जो नोबेल प्राइज जीते थे उसके बारे में 2011 में फिजिक्स में, यूनिवर्स इज जस्ट एक्सपेंडिंग एंड पिकिंग अप द स्पीड। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया था, तो नोबेल प्राइज मिला था। 3 फिजिशियंस फिजिक्स से रिलेटेड थे। कौन कौन है आपके? सॉल पर्लम्यूटर एंड ब्रायन स्मिथ, क्या बोलेंगे इसके, ठीक है, स्मिथ। एंड देन उसके बाद एडम रेस। तो ये 3 बेसिकली जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था 2011 में, इन्होंने भी यूनिवर्स के एक्सपेंशन की थ्योरी पे ही काम किया था, ठीक है। तो एक बेसिक नॉलेज जो आपको साइड में दी हुई है। हाँ, तो ये दिस वाज अबाउट बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी कंप्लीट हुई इसके साथ, जहाँ पर बिग बैंग थ्योरी का हमें पता कैसे चल रहा है और उसको हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। डार्क एनर्जी क्या काम कर रही है, डार्क मैटर क्या काम कर रहा है, देन उसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग से क्या यूजेस है और उसका यूज हमने कैसे किया, ठीक है। ये कुछ बेसिक आइडिया है जो हमें जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमें पता लगा, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन पता लगा, ठीक है। अभी उसके आगे विल स्टडी स्टार एंड कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। पढ़ो, किसको पढ़ना है? आपको पढ़ लिया? हाँ पढ़ो। Star and constellations. A star is a type of astronomical object which has its own light and heat. The nearest star to Earth is the Sun. Sirius is brighter star than the Sun. Proxima Centauri is the closest star to the Sun. Star is formed when enough dust and gas clump together because of the gravitational forces. Star changes its form during its lifetime, such as red giant, white dwarf, neutron star, and black hole. ठीक है, ये स्टार के ओरिजिन से लेके लास्ट तक का इन्होंने बता दिया और गर्व को ये सारा पता है, इसीलिए वो साइड वाले को बता रहे हैं, है ना। अभी बता रहे थे उसको। नहीं, अभी मैं देख रहा था जब बता रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार के फॉर्मेशन के बारे में है कि कैसे स्टार फॉर्म हो रहा है। अब क्या बता रहे हो? नहीं, अभी फिर से बोल रहे हो, बताओ। तो बीच में मत बोलो, ठीक है। स्टार की साइकिल के बारे में, बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। और सबसे पहले तो स्टार क्या है वो बताया हुआ है। स्टार क्या है? सेलेस्टियल बॉडी दैट हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जिसके पास खुद की लाइट और खुद की हीट हो, खुद से लाइट जनरेट कर रहा हो और खुद से हीट जनरेट कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सन इज अ स्टार। अर्थ क्यों स्टार क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी तो यहाँ पे, क्यों यहाँ पे कितने सारे लोग आग जलाते हैं? कितने सारे लोग आग जला रहे हैं, तो एनर्जी, हीट एनर्जी डेवलप नहीं हो रही यहाँ पे अर्थ पे खुद की। अरे तो आग जला है तो उससे लाइट नहीं आ रही, वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं, ठीक है। अर्थ की खुद की नहीं है, अर्थ में क्रिएट की जा रही है बाय दी मैन, है ना। तो अर्थ की खुद की नहीं है, इसीलिए हम अर्थ को स्टार नहीं बोल रहे। तो जिसके पास खुद की लाइट होगी और खुद की हीट होगी
तो ऐसी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टार बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले इसमें डेफिनेशन दी है। अ स्टार इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, विच हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट। ये बहुत बेसिक सी है जो आपने 6th क्लास में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी और ये तो याद ही होगी सबको। स्टार की, प्लेनेट की, सोलर सिस्टम की, ये डेफिनेशन सबको याद मिलती है ना? याद है? कितनों को याद है जो 6th क्लास में स्टार की डेफिनेशन पढ़ी थी? नहीं, 6th क्लास में डेफिनेशन भी थी ज्योग्राफी में। कितनों को याद है? कितनों को याद है? स्टार की डेफिनेशन थी 6th क्लास में, प्लेनेट की डेफिनेशन थी, सैटेलाइट की डेफिनेशन थी। कितनों को याद है? नहीं याद? ठीक है, तो अभी स्टार की डेफिनेशन फिर से याद कर लो। स्टार क्या होता है? एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, ठीक है। राजदीप याद है? हीट एंड एनर्जी कह दो, ठीक है। हीट एंड लाइट है बेसिकली, ठीक है। नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज, हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार कौन है? सन। तो नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ इज, लेकिन सन के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जब कई बार हम लिखते हैं नियरेस्ट स्टार तो उसमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम आता है, तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम है, नॉट टू द अर्थ। अर्थ के भी नियरेस्ट हम कह सकते हैं, लेकिन अर्थ के नियरेस्ट कब आएगा? जब हम सन के अलावा पूछेंगे, जब हम सन के अलावा पूछेंगे। अदरवाइज नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। और सन के अलावा कोई भी पूछता है देन नेक्स्ट कम्स इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सन के अलावा नियरेस्ट स्टार विल बिकम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और वहीं पे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सीरियस। ब्राइटेस्ट स्टार इज सीरियस, जो हमें नाइट में दिखाई देगा। तो नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन, सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार देन द सन, और उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है? तो अर्थ से नियरेस्ट पूछा जाए तो कौन सा बताओगे? सन को छोड़ दे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। स्टार इज फॉर्म्ड, अब ये स्टार की फॉर्मेशन है। स्टार की फॉर्मेशन होगी कैसे? सबसे पहले क्या होगा? वही जो पढ़ा था हमने, नेबुलर हाइपोथेसिस, याद है कि पहले तो क्लाउड ऑफ डस्ट होगा, है ना? तो स्टार इज फाउंड व्हेन इनफ डस्ट एंड गैस क्लम्प टुगेदर। क्लम्प क्या होता है? ग्रुप टुगेदर। ग्रुप टुगेदर, जब डस्ट और गैस क्लम्प हो जाए, ग्रुपिंग हो जाए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो क्या क्रिएट होगा? स्टार क्रिएट होगा। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स क्रिएट हुआ, उस टाइम पे एक स्टार क्रिएट हुआ था। नेबुलर हाइपोथेसिस में सबसे पहले स्टार ही तो क्रिएट हुआ, है ना? तो कब हुआ? जब बहुत सारा डस्ट और गैसेस एक साथ आकर के रिवॉल्व होना शुरू हुई, और पहले तो हाइड्रोजन बनेगा, हीलियम बनेगा, फिर फ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और उसके बाद स्टार विल क्रिएट। डस्ट का क्यों काम नहीं है? फ्रिक्शन, मूवमेंट, बहुत सारी चीजें, है ना? और डस्ट में भी हाइड्रोजन, हीलियम हो सकता है, जरूरी नहीं है डस्ट में ना हो। ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। ये हमारे स्टार की लाइफ साइकिल है। शुरुआत में इट इज इन द फॉर्म ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसको हम नेबुला बोलते हैं, है ना? तो इसको हमने क्या बोला? स्टेलर नेबुला। स्टेलर मतलब स्टार रिलेटेड, तो गैसेस रिलेटेड टू द स्टार, स्टेलर नेबुला। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाउड होगा ऑफ द डस्ट एंड गैसेस। उसके बाद अगर ये फॉर्म होके बहुत बड़ा हो जाए तो मैसिव स्टार के रूप में बनेगा। एवरेज रह जाए, छोटा रह जाए तो एवरेज स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की साइकिल फिर अलग हो जाती है। जो एवरेज स्टार है वो नेक्स्ट में रेड जायंट बनेगा। जायंट, हाँ, जायंट होता है बेसिकली, ठीक है ना? ठीक है, तो रेड जायंट बनेगा। और इसी के आगे अगर हम चलें तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा? प्लैनेटरी नेबुला एक्सप्लोड हो जाएगा। प्लैनेटरी डस्ट के रूप में, क्लाउड के रूप में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो गए, और फिर उसके बाद रिमेनिंग विल बी व्हाइट ड्वार्फ। ये तो है एक साइड में साइकिल। वहीं दूसरी साइड
जब मैसिव स्टार बनता है, जो बहुत बड़ा स्टार बनता है, तो उस टाइम पे रेड सुपर जायंट बनेगा और उसके बाद सुपरनोवा बनेगा और उसके बाद या तो ब्लैक होल बन जाएगा या फिर न्यूट्रॉन स्टार। तो एक स्टार का लास्ट स्टेज कैन बी अ ड्वार्फ और कैन बी अ ब्लैक होल, डिपेंडिंग अपॉन कि जब वो बना था, फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम पे उसका साइज क्या था। ब्राइटनेस तो यहां तक पहुंच रही है लाइट, इतने लाखों साल इसकी होगी ना ज्यादा। इधर ये मैसिव स्टार है, बड़ा स्टार है ना, ठीक है। तो व्हाइट ड्वार्फ किससे बन रहा है और ब्लैक होल किससे बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर वो एवरेज स्टार है तो रिजल्ट क्या आएगा, व्हाइट ड्वार्फ, और अगर वो मैसिव स्टार है तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है ना। एक ये लाइफ साइकिल आपके उसमें होनी चाहिए, बनी हुई नहीं है, इसको बना लो, कॉपी में बनी हुई नहीं है आपके बुक में, तो इसको बना लो। हाँ, होते रहते हैं, एक्सपेंड हो रहा है, वहां पे भी डस्ट है, वहां पर भी क्लाउड है, तो स्टार्स तो फॉर्म होते रहेंगे, फॉर्म हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या बना लिया आपने दोनों ने? वीडियो में से देख रहा हूं। नहीं, अभी बनाओ, अभी बनाओ, इस पे बुक पे बना लो। हाँ, बुक में बना लो। बनाने नहीं, सिर्फ नाम लिखना है। गर्व आ गया, आजा नहीं दिखाई दे रहा तो ड्राइंग की जरूरत नहीं है, वैसे भी सिर्फ लिख लो। क्या बना लिया? पेन देना। राइटिंग मेरी भी खराब है, लेकिन आप अलग अलग लिखो, INTHETHE अलग अलग लिखने की कोशिश करो, मिक्स करोगे और ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। आदत डाल लो। हो गया? सर एक नाम रहेगा। हाँ, लिख लो, ठीक है। आज 2:25 पे करते हैं। लिख लिया? ठीक है, चलो। हाँ, स्टार चेंजेस इट्स फॉर्म ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम सच एज रेड जायंट, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कब कब कौन सा बनेगा। हाँ, कॉन्स्टेलेशन पढ़ो, कोई बात नहीं, अभी है काफी टाइम। Constellation is a group of stars that forms a particular shape in the sky. In 1929, the International Astronomical Union (IAU) adopted official constellation boundaries.
that define 88 official constellations that exist today. Earlier, Ptolemy in his book Almanac listed 48 constellations. कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलेंगे? लेकिन क्या सिर्फ ग्रुप हो जाना जरूरी है या फिर कोई पर्टिकुलर शेप होनी चाहिए? ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर शेप, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेलेशंस। जो इनकी जो यूनियन है, उन्होंने 88 को आइडेंटिफाई किया हुआ है। वहीं टॉलमी ने अपनी बुक में कब 15th सेंचुरी में लिखी थी ना बुक टॉलमी ने, जिसने मैप बनाया था, स्टार्टिंग में पढ़ा था। हाँ, तो उस टाइम पे उन्होंने 48 कॉन्स्टेलेशंस को उन्होंने बताया था। और अभी जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कितने आइडेंटिफाई करती है? 88। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर शेप इन द स्काई। The constellation is a group of stars that forms a particular shape. तो दो चीजें ध्यान होनी चाहिए जब भी constellation पढ़ोगे। वन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या कुछ बोल रहे हो? आप बोल रहे हो। नहीं, ये बोल रहे हैं राजदीप। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कॉन्स्टेलेशन के डेफिनेशन में। वन इज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड सेकंड इज पर्टिकुलर शेप। ठीक है ना, सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टार लिख दोगे तो डेफिनेशन नहीं है, इन्हें पर्टिकुलर शेप होना चाहिए। ठीक है। In 1929, International Astronomical Union adopted official constellation boundaries that defined 88 official constellations that exist today. तो 1929 में जो हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है, तो उन्होंने कितने कॉन्स्टेलेशन को बताया? 88 कॉन्स्टेलेशंस उन्होंने डिफाइन किए थे। क्या हुआ नैतिक? ठीक है, तो 88 कॉन्स्टेलेशन उन्होंने डिफाइन किए थे। और उससे पहले टॉलमी इन हिज बुक एमएल जस्ट उन्होंने कितने बताए? 48 कॉन्स्टेलेशंस वो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, और ये कुछ आपके बुक में दिए भी हुए हैं। दीज आर कॉन्स्टेलेशंस जो पर्टिकुलर किसी शेप के। ठीक है ना, तो बहुत सारे आपकी बुक में एग्जांपल दिए भी हुए हैं कि कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और आपकी जितनी भी राशियां जॉडियक साइंस, तो वो भी कहीं ना कहीं शेप में ही हैं। हमारे एस्ट्रोनॉमिकल स्टार्स में अगर हम देखें, कौन से, क्यों मंथ के हिसाब से थोड़ी, वो हेमिस्फेयर के हिसाब से, नदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से कौन कौन से हमें विजिबल रहेंगे किस मंथ में, वो उस हिसाब से दे रखा है। ठीक है, सर ये बीच में क्या लिखा हुआ था? कौन सा? कोई फाइंड आउट किया होगा, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है नया प्लेनेट बन रहा हो या फिर होके जा चुका हो। ठीक है ना, हो सकता है। ये वाला ना, ये बेसिकली नदर्न हेमिस्फेयर से जो जो दिखते हैं कॉन्स्टेलेशंस, उनके किस किस मंथ में कौन सा दिखाई दे रहा है उस हिसाब से दिखाएगा। नदर्न हेमिस्फेयर पे, अर्थ के नदर्न हेमिस्फेयर से सन तो वैसे दिखा रखा है कि बेसिकली किस मंथ में कौन सा हमें किस डायरेक्शन में दिखाई देता है, तो सन के रिलेटिव उसमें दिखा रखा है बेसिकली। ठीक है ना, तो वो कॉन्स्टेलेशंस ही हैं हमारे जो हमें दिखाई देते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में सारे नहीं दिखेंगे, कुछ कुछ दिखते हैं, वहां अलग भी हो सकते हैं जो अलग दिखते हो। ठीक है, तो ये नदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से उसके रिलेशन में दिखा रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट फोटो इसको, उर्सा मेजर। Ursa Major is a constellation that can be seen in the northern hemisphere and part of southern hemisphere. Ursa Major means Great Bear. ठीक है, उर्सा मेजर एंड ग्रेट बियर दोनों सेम है। आपने वो सुना है पोल स्टार किसे बोलते हैं? सुना है? जो बेसिकली नॉर्थ साइड में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, पोल स्टार। वो पोल स्टार भी कहीं ना कहीं उर्सा मेजर से रिलेटेड है, सप्तऋषि जिसे हम पढ़ते हैं, है ना। तो उसकी एक आर्म से अगर हम देखें तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्थ, मिलती है। वो उर्सा मेजर में कि उर्सा माइनर में? उर्सा मेजर में पोल स्टार होता है या माइनर में पोल स्टार होता है? मेजर से तो हम डायरेक्शन पता लगाते हैं और उर्सा माइनर में पोल स्टार होता है।
उर्सा मेजर से डायरेक्शन का पता लगता है और उर्सा माइनर में पोल स्टार होता है। ठीक है, दो चीजें हैं, उर्सा मेजर है और उर्सा माइनर है, दोनों का लगभग शेप सेम है। हम एक को बिग बियर बोलेंगे, एक को लिटिल बियर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्हीं के ही नाम है। और उसके अलावा एक और नाम है आपका बिग डिपर एंड लिटिल डिपर, ये भी इन्हीं के नाम है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये आपका उर्सा मेजर है, यहां से इसको हम करेंगे तो दिस विल गो टू पोल स्टार। इनकी डायरेक्शन को अगर हम देखें तो ये कहां जाता है, इसको मैच करते हैं तो ये पोल स्टार की तरफ दिखाई देता है, जो कि पार्ट है ऑफ दी उर्सा माइनर। तो यहां से हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पोल स्टार किसका पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ उर्सा माइनर। ठीक है, इसी को हम बिग बियर भी बोलते हैं। बिग बियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इसका पूरा शेप देखें, इसमें से जो बिग बियर है, इसमें से कुछ स्टार्स होते हैं जो ज्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ स्टार होते हैं जो ज्यादा ब्राइट होते हैं, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। लेकिन अदरवाइज पूरा फॉर्मेशन उसका ये होता है, जो एक बियर की शेप का होता है, जो एक बियर या भालू की शेप का होता है। ठीक है, तो ये पूंछ से लेकर के ये इसके दोनों पैर और इधर के दोनों पैर। ठीक है, तो ये बिग बियर इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये शेप कहीं ना कहीं बिग बियर के उसका होता है। और इसी का ही एक पार्ट इज सप्तऋषि, इसी का एक पार्ट इज सप्तऋषि। ठीक है, तो उर्सा मेजर इज अ कॉन्स्टलेशन कैन बी सीन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट में दिखाई देता है, अदरवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारी जगह दिखाई देता है। हमारा कौन सा, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर मींस ग्रेट बियर इन प्लेट, ये दोनों सेम है। उर्सा मेजर एंड ग्रेट बियर आर सेम। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, चलो कर लो।